शहर की सबसे बड़ी हवेली रायजादा मैंसन रोशनी से नहाई हुई थी। बाहर गाड़ियों का तांता लगा था, लेकिन घर के पिछले हिस्से में जहां अंधेरा और सीलन थे, आर्यन जमीन पर बैठा पुराने चांदी के बर्तनों को चमका रहा था। उसके हाथ एसिड और डिटर्जेंट की वजह से कट चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी माया का हुक्म था कि आज की पार्टी में एक भी बर्तन धुंधला नहीं दिखना चाहिए। माया, जो एक मशहूर फैशन इन्फ्लुएंसर थी, अंदर हॉल में अपनी सहेलियों के साथ ठहाके मार रही थी। वह आर्यन को अपना पति नहीं बल्कि अपनी किस्मत की सबसे बड़ी भूल मानती थी। पार्टी अपने सवाब पर थी। तभी माया ने आर्यन को आवाज़ दी, ओए इधर आ। आर्यन गीले हाथों से अपनी पुरानी शर्ट पोंछते हुए आया। माया ने अपनी सहेलियों के सामने उसे नीचा दिखाने का मन बना लिया था। उसने अपनी एक महंगी सैंडल उतारकर आर्यन के सामने फेंक दी। देख, इसकी हील ढीली हो गई है, इसे अभी ठीक कर, और हाँ, इसे ठीक करने के बाद इसे अपने हाथों से मुझे पहनाना। आखिर तूने मेरी दी हुई रोटियां तोड़ी हैं, इतना तो कर ही सकता है। वहाँ खड़ी सहेलियाँ हंसने लगी। एक ने कहा, माया, तूने इसे घर में रखा है या चिड़ियाघर से पकड़ कर लाई है? क्या शक्ल है इसकी? आर्यन ने शांति से सैंडल उठाई। उसके स्वाभिमान को आज फिर कुचला गया था। जब वह सैंडल ठीक करके माया के पैरों में पहनाने के लिए झुका तो माया ने जानबूझकर अपना पैर झटका और आर्यन के चेहरे पर पैर मार दिया। अरे सॉरी, मुझे लगा कोई पायदान पड़ा है, माया ने ठंडी हंसी के साथ कहा। आर्यन की आंखों में खून उतर आया, लेकिन वह खामोश रहा। तभी गेट पर एक काले रंग की रोल्स रॉयल रुकी। उसमें से मिस्टर खन्ना उतरे, जो देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून थे। माया और उसकी माँ उनके स्वागत के लिए पागलों की तरह दौड़ी। खन्ना सर, आप हमारी पार्टी में आए, हम धन्य हो गए। माया की माँ ने चापलूसी की, हाथ पार करते हुए कहा। मिस्टर खन्ना ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उनकी नज़रें हॉल के उस कोने में थी जहां आर्यन फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े बटोर रहा था। खन्ना साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। वे लगभग दौड़ते हुए आर्यन के पास पहुँचे। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा कि शायद आर्यन ने कोई बड़ी गलती कर दी है और जब उसे सज़ा मिलेगी। माया ने पास आकर कहा, सर, आप इस नौकर की वजह से परेशान मत होइए। मैं इसे अभी धक्के मारकर बाहर निकालती हूँ। लेकिन अगले ही पल मिस्टर खन्ना ने जो किया, सबने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने झुककर आर्यन का हाथ थाम लिया और कांपती आवाज़ में बोले, सर, आप यहाँ और इस हाल में? माया चिल्लाई, सर, आप पागल हो गए हैं क्या? यह मेरा पति है, एक मामूली क्लर्क जिसकी नौकरी भी छूट चुकी है। मिस्टर खन्ना पीछे मुड़े और माया को एक ऐसा तमाचा जड़ा कि वह फर्श पर गिर पड़ी। खामोश, तुम जानती भी हो ये कौन है? ये आर्यन सिंह चौहान हैं, चौहान साम्राज्य के इकलौते वारिस और मेरे असली मालिक। जिस बैंक से तुमने अपनी हवेली का लोन लिया है, उस बैंक के ये मालिक हैं। माया के हाथ से शैंपेन का गिलास छूट गया। आर्यन ने धीरे से अपनी आस्तीन नीचे की और खन्ना साहब की तरफ देखा। उसकी आंखों की वह बेबसी गायब हो चुकी थी। अब वहाँ एक शेर जैसी चमक थी। आर्यन ने माया की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मेरे पिता
चाहते थे कि मैं अपनी दौलत के बिना एक साधारण जीवन जीऊं, ताकि मैं देख सकूं कि लोग इंसान की कद्र करते हैं या उसके पैसों की। आज मुझे मेरा जवाब मिल गया। उसने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसे फाड़कर माया के चेहरे पर फेंक दिया। यह तुम्हारी इस हवेली के गिरवी रखे हुए कागज़ हैं। कल सुबह तक यह घर खाली कर देना, क्योंकि अब यहाँ कोई प्यादा नहीं बल्कि इस खेल का शहंशाह खड़ा है। आर्यन बिना पीछे मुड़े अपनी चमचमाती कार की ओर बढ़ गया। माया और उसका परिवार उस अंधेरे में खड़ा रह गया जिसे उन्होंने कभी आर्यन के लिए बनाया था। हवेली के बाहर आर्यन की कार का इंजन गूंज रहा था और अंदर माया का घमंड मलबे की तरह ढह चुका था। मिस्टर खन्ना आर्यन के पीछे भागते हुए बाहर आए। सर प्लीज़ रुकिए, मुझे आदेश दीजिए, इन लोगों का क्या करना है। आर्यन ने कार का दरवाज़ा खोला और बिना पीछे मुड़े ठंडी आवाज़ में कहा, खन्ना, जो लोग इंसान को पायदान समझते हैं उन्हें फर्श पर ही रहने दो। कल सुबह तक इस हवेली पर हमारे ग्रुप का ताला होना चाहिए। अंदर हॉल में सन्नाटा था। जो सहेलियां अभी तक आर्यन का मजाक उड़ा रही थी, वे अब नजरें चुरा कर दबे पांव बाहर निकल रही थी। माया बदहवास सी फर्श पर बैठी थी। उसकी माँ उसके पास दौड़ी। माया, उठ बेटी, तूने सुना खन्ना जी ने क्या कहा? वह भिखारी नहीं, वह तो अरबपति है। जा उसे रोक, पैरों में गिर जा उसके, पर उसे जाने मत दे। माया पागलों की तरह बाहर भागी। आर्यन की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। माया ने गाड़ी के सामने आकर हाथ फैला दिए। आर्यन रुको, मेरी बात सुनो। आर्यन ने ब्रेक मारा। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में माया का चेहरा पीला पड़ गया था। आर्यन कार से बाहर निकला, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी। आर्यन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। माया ने झूठ की आखिरी कोशिश की। आर्यन हंसा। परीक्षा उसकी ली जाती है सोनिया, जिसे इंसान समझा जाए। तुमने तो मुझे कीड़ा समझा था। जो हाथ तुमने आज मेरे चेहरे पर मारा, उसने मेरे दिल से तुम्हारा हर निशान मिटा दिया है। अगली सुबह 9 बजे माया की नींद तब खुली जब उसके घर के बाहर शोर मच रहा था। उसने खिड़की से देखा तो दंग रह गई। ओराय ग्रुप के ट्रक खड़े थे और दर्जनों बाउंसर घर का सामान बाहर निकाल रहे थे। माया नीचे भागी। यह क्या बदतमीजी है, यह मेरा घर है। तभी एक काली सूट वाली महिला आगे बढ़ी। मिसेस माया, मेरा नाम वकील ईशा है और मैं मिस्टर आर्यन सिंह चौहान की लीगल हेड हूँ। यह घर कल रात ही बैंक द्वारा जब्त किया जा चुका है। आपके पास अपना निजी सामान समेटने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। माया की माँ रोने लगी। बेटा आर्यन कहाँ है? हमें उससे मिलने दो। ईशा ने एक टैबलेट निकाला और एक वीडियो कॉल चालू किया। स्क्रीन पर आर्यन एक आलीशान ऑफिस के बोर्ड रूम में बैठा था। उसके पीछे शहर का पूरा नज़ारा दिख रहा था। माया चिल्लाई, आर्यन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आर्यन ने शांत भाव से कहा। तुमने ही तो कहा था माया कि मेरी हैसियत तुम्हारे घर के पायदान से भी कम है, तो एक पायदान को घर में रखने का क्या फ़ायदा? मैंने तुम्हें तुम्हारी क्लास और औकात वापस लौटा दी है। तुम अब उसी सड़क पर खड़ी हो जहाँ से मेरे ससुर जी ने तुम्हें उठाया था। तभी स्क्रीन पर एक और शख्स दिखा। वह रोहित था, माया का वह कलीग जिसने रात को आर्यन के हाथ पर पैर रखा था। वह पुलिस की गिरफ्त में था
और रो रहा था। आर्यन ने कहा, रोहित, पर मैंने धोखाधड़ी और मानहानि का केस दर्ज कराया है और माया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है जिसमें तुम एक गरीब वेटर को जलील कर रही हो। तुम्हारी फैशन इन्फ्लुएंसर वाली इमेज अब राख हो चुकी है। अब देखो कौन सा ब्रांड तुम्हें अपना चेहरा बनाता है। माया के फ़ोन पर लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। उसके लाखों फॉलोअर्स नफ़रत भरे कमेंट्स कर रहे थे। बड़े बड़े ब्रांड्स ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। आर्यन, प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं दासी बनकर रहूँगी। माया फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन ने फ़ोन की तरफ देखा और आखिरी शब्द कहे, इंसानियत का मौका एक ही बार मिलता है माया। तुमने उसे अपनी ब्रांडेड हील्स के नीचे कुचल दिया। अब अपनी हील्स संभालो, क्योंकि अब सड़क पर पैदल चलने में वही काम आएंगी। स्क्रीन काली हो गई। हवेली के गेट बंद हो गए। माया और उसकी माँ अपनी कीमती साड़ियों और गहनों के साथ सड़क पर खड़ी थी। लोग उन्हें पहचान कर ताने मार रहे थे। उधर आर्यन अपनी खिड़की से दूर क्षितिज को देख रहा था। उसे आज पहली बार चैन की सांस आई थी। उसने अपने हाथ की उस चोट को देखा जो माया की सैंडल से लगी थी। उसने मन ही मन कहा, पिताजी, मैंने कांच के टुकड़े को पहचान लिया। अब मैं अपना असली साम्राज्य संभालूंगा। हवेली से बाहर किए जाने के बाद माया और उसकी माँ एक साधारण से किराए के मकान में रहने को मजबूर थी। माया को लग रहा था कि शायद कुछ समय बाद आर्यन का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह उसे वापस बुला लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि आर्यन की ज़िंदगी में अब एक नया पन्ना खुलने वाला है। आर्यन अब पूरी तरह से चौहान साम्राज्य की बागडोर संभाल चुका था। एक दिन वह एक अनाथालय की चैरिटी फंक्शन में गया। वहाँ उसकी मुलाकात ईशानी से हुई, जो वहाँ बच्चों को पढ़ा रही थी। ईशानी दिखने में बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सच्चाई थी। आर्यन ने अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण डोनर बनकर उससे बात की। ईशानी को नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। उसने आर्यन को बड़े ही सम्मान से चाय पिलाई और बच्चों के साथ मिलवाया। आर्यन देख रहा था कि ईशानी हर छोटे बड़े इंसान से एक ही जैसा व्यवहार करती है। उधर बदहाली की मार झेल रही माया ने एक आखिरी चाल चली। उसने सोचा कि अगर वह आर्यन के सामने अपनी बीमारी का नाटक करे या सुसाइड की धमकी दे तो वह पिघल जाएगा। वह एक दिन आर्यन के ऑफिस के बाहर पहुंच गई और जैसे ही आर्यन अपनी कार की तरफ बढ़ा, वह उसके पैरों में गिर गई। आर्यन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। देखो मेरी हालत क्या हो गई है। माया जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ ईशानी आ पहुँची, जो आर्यन से किसी काम के सिलसिले में मिलने आई थी। माया ने ईशानी को देखा और अपनी पुरानी आदत के मुताबिक चिल्लाई, ए लड़की, देख क्या रही है, जा यहाँ से। यह मेरे और मेरे पति के बीच का मामला है। आर्यन ने माया का हाथ झटक दिया और ईशानी की तरफ कदम बढ़ाए। उसने ईशानी का हाथ पकड़ा और माया की तरफ मुड़कर बोला, तुमने पूछा था ना माया कि मेरी नज़र में इज्जत क्या है। या देखो, ईशानी ने उस वक्त मेरा साथ दिया और मुझे सम्मान दिया जब उसे लगा कि मैं सिर्फ एक मामूली समाज सेवक हूँ और तुमने
तुमने तब मुझे लात मारी जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। आर्यन ने ईशानी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ईशानी, क्या तुम एक ऐसे इंसान का साथ दोगी जिसके पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन जो आज भी ज़मीन पर बैठकर खाना खाना पसंद करता है? ईशानी ने सादगी से जवाब दिया, आर्यन जी, दौलत इंसान को छोटा या बड़ा नहीं बनाती, उसके संस्कार बनाते हैं। अगर आप वही इंसान हैं जिससे मैं अनाथालय में मिली थी, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आर्यन ने माया की तरफ एक आखिरी नज़र डाली। माया अब धूल में सनी हुई सड़क पर बैठी थी, ठीक उसी जगह जहाँ उसने कभी आर्यन को खड़ा रहने के लिए कहा था। आर्यन ने कहा, वक्त का पहिया पूरा घूम चुका है माया, तुम वहीं पहुंच गई हो जहां तुम्हारी सोच थी। अब अपनी नफरत और घमंड के साथ जियो। आर्यन और ईशानी कार में बैठकर चले गए। पीछे रह गई तो बस सड़क की धूल और माया के पछतावे के आंसू। आर्यन को अब अपना हीरा मिल गया था और माया ने अपनी पूरी जिंदगी एक कांच के टुकड़े की तरह बिखेर दी थी। माया सड़क पर बैठी धूल फाँक रही थी और आर्यन की गाड़ी की लाल लाइटें दूर अंधेरे में ओझल हो गई थी। उसे लगा था कि यह अंत है, लेकिन आर्यन के लिए यह एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। महीने बीत गए, माया ने हार नहीं मानी थी। उसकी गरीबी ने उसे और भी कड़वा बना दिया था। उसने शहर के एक छोटे मोटे गुंडे विक्की से हाथ मिलाया। उसका प्लान था आर्यन को किडनैप करना और उससे ज़बरदस्ती अपनी सारी जायदाद उसके नाम लिखवाना। विक्की वह अब पहले जैसा सीधा राघव नहीं था, वह अब आर्यन सिंह चौहान है। हमें उसे वहाँ घेरना होगा जहाँ उसकी कोई सुरक्षा ना हो, माया ने नफरत से भरकर कहा। माया को पता चला कि आर्यन और ईशानी की सगाई एक साधारण मंदिर में होने वाली है। माया ने इसे ही अपना मौका समझा। सगाई वाले दिन मंदिर में सिर्फ आर्यन, ईशानी और कुछ अनाथ बच्चे थे। सुरक्षा गार्ड्स को आर्यन ने बाहर ही रुकने को कहा था। तभी विक्की और उसके आदमी हथियारों के साथ मंदिर में घुस आए। रुक जाओ चौहान, विक्की चिल्लाया। माया उसके पीछे से निकली। उसके हाथ में एक डंडा था। क्या लगा था आर्यन, तुम मुझे धूल में छोड़ दोगे और मैं चुपचाप बैठूंगी? आज या तो तुम मेरे होगे या यह जायदाद मेरी होगी। ईशानी डर कर आर्यन के पीछे छिप गई। आर्यन शांत खड़ा था। उसने ईशानी का हाथ थाम रखा था। माया, तुमने अपनी फितरत नहीं बदली। तुम्हें लगा कि मैं यहाँ अकेला हूँ। जैसे ही विक्की आर्यन की तरफ बढ़ा, मंदिर की घंटियाँ एक साथ बजने लगी। अचानक चारों तरफ से सादे कपड़ों में पुलिस वाले और कमांडो निकल आए। विक्की के आदमियों ने तुरंत हथियार डाल दिए। आर्यन ने अपनी जेब से एक रिकॉर्डर निकाला। विक्की के एक आदमी को मैंने पहले ही खरीद लिया था माया। तुम्हारी किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। पुलिस ने विक्की और उसके साथियों को दबोच लिया। माया भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक महिला पुलिस अफसर ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आर्यन माया के पास आया। इस बार उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत, सिर्फ गहरी हमदर्दी थी। माया, जब मैं घर का नौकर था तब तुमने मेरा स्वाभिमान कुचला। आज जब मैं मालिक हूँ तो तुमने मेरा जीवन छीनने की कोशिश की। तुम कभी नहीं बदल सकती। माया गिड़गिड़ाने लगी। आर्यन, मैं बस तुमसे प्यार करती थी। नहीं माया, आर्यन ने कड़ाई से कहा। तुमने सिर्फ मेरी उस कुर्सी से प्यार किया जिसे तुमने कभी देखा नहीं था।
अगर तुमने उस वक्त राघव से प्यार किया होता तो आज तुम इस साम्राज्य की रानी होती। आर्यन ने पुलिस ऑफिसर की तरफ इशारा किया। ले जाइए और सुनिश्चित कीजिए कि इनके किए की पूरी सजा मिले। माया को घसीटते हुए ले जाया गया। वह चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज़ मंदिरों की घंटियों के शोर में दब गई। ईशानी ने आर्यन का हाथ धीरे से दबाया। आप ठीक हैं? आर्यन ने मुस्कुराकर ईशानी की ओर देखा। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। आज मेरे अतीत का आखिरी कांटा भी निकल गया। आर्यन और ईशानी ने मंदिर में भगवान के सामने माथा टेका। अनाथालय के बच्चों ने उन पर फूलों की बारिश की। राघव ओबरॉय की जिल्लत वाली वर्दी अब इतिहास बन चुकी थी और आर्यन सिंह चौहान की महानता की कहानी शुरू हो चुकी थी। शहर की सबसे बड़ी हवेली में अब नौकर और मालिक का भेदभाव नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान का वास था। माया को जेल भेज दिया गया था, लेकिन कहानी में अभी एक राज बाकी था जिसने आर्यन की पूरी जिंदगी की बुनियाद हिला दी। माया जेल में अपनी सजा काट रही थी, लेकिन उसकी नफरत की आग बुझी नहीं थी। एक दिन उसने जेलर के जरिए आर्यन को एक पुराना पत्र भेजा। उस पत्र पर आर्यन के पिता के दस्तखत थे। आर्यन ने जैसे ही वह पत्र खोला, उसके हाथ कांपने लगे। पत्र में लिखा था, बेटा आर्यन, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी परख पूरी कर ली है, लेकिन एक सच है जो मैंने तुमसे छुपाया। माया के पिता और मैं कभी दुश्मन नहीं थे। मैंने जानबूझकर तुम्हारी शादी माया से करवाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वह लालची है। मैं चाहता था कि तुम जिल्लत सहो, ताकि तुम उस दर्द को समझ सको जो एक गरीब इंसान रोज सहता है। असली राजा वही है जिसने कभी फर्श साफ किया हो। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता ने उसे सिर्फ एक अमीर वारिस नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान बनाने के लिए उसे उस नरक में झोंका था। आर्यन और ईशानी की शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी एक दिन मिसेज वर्मा बदहाल हालत में आर्यन के ऑफिस पहुंची। वह सड़क पर भीख मांग रही थी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन आर्यन ने उसे देख लिया। आर्यन ने उसे अंदर बुलाया। मिसेज वर्मा उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। आर्यन बेटा, मुझे माफ़ कर दो। माया की वजह से मेरी मति मारी गई थी। आज मेरे पास सिर छुपाने की जगह नहीं है। वहाँ खड़ी ईशानी ने आर्यन की तरफ देखा। उसे लगा आर्यन उसे बाहर निकाल देगा, लेकिन आर्यन उठा और उसने मिसेज वर्मा को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। आर्यन ने कहा, माँ जी, आपने मुझे नाली का कीड़ा कहा था, लेकिन मेरे संस्कारों ने मुझे कीड़ा बनना नहीं, बल्कि दूसरों का सहारा बनना सिखाया है। मैं आपको महल तो नहीं दूंगा, लेकिन शहर के बाहर हमारे आश्रम में आपके रहने और खाने का पूरा प्रबंध कर दूंगा। मिसेज वर्मा अपनी शर्मिंदगी के बोझ से दबी जा रही थी। उसे समझ आया कि जिसे उसने मुफ्तखोर कहा था, वही आज उसका रक्षक बना है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।